सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड, मैं विनीत कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। आज मैं आपको कक्षा 12 के फिजिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर की मैंने पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को वहां जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको वैद्युत आवेश चालकता के आधार पर पदार्थों कितने भागों में बांटा गया है, कूलाम का नियम और एप्सिलॉन जीरो के आंगिक मान तक करा चुका हूं। तो एप्सिलॉन जीरो का जो आंगिक मान होता है वो होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है एप्सिलॉन जीरो का आंगिक मान। इससे आगे के टॉपिक मैं आपको वीडियो के पार्ट 2 में कराऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक है एप्सिलॉन जीरो की बीमा। एप्सिलॉन जीरो की बीमा क्या होती है? तो फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है कूलाम के नियम का। अब यहाँ से हम एप्सिलॉन जीरो का जब मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो यहाँ पहुँच गया, F इसके स्थान पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 बटे F R स्क्वायर। 4 पाई एक नियत है, इसकी कोई बीमा नहीं है तो हम इस वाले पद को छोड़ देंगे, हम केवल इन वाले पदों की बीमा लगाएंगे। तो Q क्या है? आवेश है, और आवेश की बीमा होती है AT, तो ये भी AT हो जाएगी, और इस वाले आवेश की बीमा की हो जाएगी AT। F क्या है? बल, और बल की बीमा होती है MLT-2, MLT-2। R क्या है? दूरी, और दूरी को हम नापते हैं मीटर में, और इसकी बीमा होती है L, और ये हो जाएगा L स्क्वायर। अब ऊपर बन जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर, अपोन में जाएगा M L की पावर 3 और T की पावर -2। अब इस वाले पद को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा M की घात -1, T की घात 4, ऊपर जाएगी प्लस बन जाएगी, L की घात -3 और A की घात 2। तो ये जो है एप्सिलॉन जीरो की बीमा निकल कर आ गई। तो इस फॉर्मूले से आप एप्सिलॉन जीरो की बीमा निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो इसका जो फॉर्मूला है वो है E बराबर F/Q0। हम इसी फॉर्मूले से इसकी डेफिनेशन निकालेंगे। तो आप इसकी हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे किसी विद्युत क्षेत्र में रखे किसी बिंदु पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान को उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल E यानी कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तब तो हम लिखेंगे माना एक परीक्षण धन आवेश Q0 तथा इस पर लगने वाला बल F हो, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0।
ये फॉर्मूला है तीव्रता का, E बराबर F बटे Q0। यह एक सदिश राशि है तथा इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इस प्रकार से आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन लिख सकते हैं। उसके बाद ये फॉर्मूला लिख देंगे और बाद में ये लिख देंगे। तो इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट टॉपिक है इसका। तो इसका चित्र बनेगा, यहाँ हमने पॉइंट O मान लिया, यहाँ पॉइंट हमने P मान लिया, यहाँ पर कोई प्लस आवेश Q रखा हुआ है और यहाँ हमने मान लिया प्लस Q0। इन दोनों के बीच की दूरी R है। तो हेडिंग डालने के बाद हम लिखेंगे, इस चित्र को पहले समझ लेते हैं कि प्लस Q, ये प्लस Q है, प्लस Q आवेश बिंदु O पर एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। और मैंने पहले आपको बताया था परावैद्युतांक क्या होता है कि कोई ऐसा माध्यम जहां वायु ना हो, जल हो सकता है, कांच हो सकता है या कोई तेल वगैरह हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं परावैद्युतांक। ऐसे माध्यम स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर एक परीक्षण धन आवेश Q0 स्थित है। इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसकी हम परिभाषा लिखेंगे, माना प्लस Q आवेश एक बिंदु O पर स्थित है और एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर प्लस Q0 धन आवेश रखा हुआ है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसके बाद हम ये चित्र बना लेंगे और चित्र बनाने के बाद हम लिखेंगे तब कूलाम के नियम से। तब कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू, यहाँ पहला आवेश है ये वाला और दूसरा आवेश है ये वाला, तो ये हो जाएगा Q0/R स्क्वायर। अब हम यहाँ लिखेंगे, अगर यहाँ पर कोई परावैद्युतांक ना हो यानी कि वायु हो, तो हम यहाँ लिखेंगे निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर 1। तो हम इसमें K के स्थान पर 1 लगा देंगे, तो हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0/R स्क्वायर, समीकरण नंबर में से 1 मान लेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे, चूंकि अभी हमने एक फॉर्मूला सिद्ध करा था, F बराबर E बराबर F बटे Q0, इसके हम इसकी 3 से गुणा कर लेंगे, तो ये बन जाएगा F बराबर E Q0, इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को सोल्व करेंगे, तो ये बन जाएगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये F से F कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा E Q0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0/R स्क्वायर। ये Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा E बराबर
1/4 एप्सिलॉन 0 Q/r², और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। तो इस तरह से किसी बिंदु पर हम किसी बिंदु के कारण बिंदु क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। उसका यह फॉर्मूला है E बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 Q/r² न्यूटन प्रति कूलाम। इसमें अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका चित्रण हम बनाएंगे। हमने मान लिया ये -q आवेश है और ये +q आवेश है, और एक दूसरे से ये 2l दूरी पर स्थित है। तो हम इसी चित्र से इसकी परिभाषा ज्ञात करेंगे। पहले हम ये हेडिंग डाल देंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम लिखेंगे किसी एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि ये वाला जो आवेश, या तो ये वाला आवेश हम ले सकते हैं या फिर हम ये वाला आवेश ले सकते हैं। इन दो कोई सा एक आवेश लेकर +q आवेश ले लिया और गुणा में 2l। कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी 2l है, इनके गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका P बराबर 2ql। इसके बाद हम लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर होता है। अगला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण उत्पन्न स्थितियां। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण कौन कौन सी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसमें लिखेंगे इसकी मुख्य 2 स्थितियां संभव हैं। नंबर 1 अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति। दूसरा है निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति को हम अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं। निरक्षीय स्थिति इसे हम अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। मतलब ये एग्जाम में अक्षीय स्थिति से आए या अनुदैर्ध्य स्थिति से आए, तो हम दोनों का एक ही आंसर करना है। निरक्षीय स्थिति हो या अनुप्रस्थ स्थिति हो, तो ये भी क्या है, एक ही है। तो अब नंबर 1 हम हेडिंग डालेंगे अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति नंबर 1। अक्षीय स्थिति, इसका चित्र बनेगा यहाँ हमने -q आवेश मान लिया, ये +q आवेश है, और इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो 2l है, और यहाँ बिंदु हमने O मान लिया। ये पॉइंट A हो जाएगा, ये पॉइंट B हो जाएगा। बिंदु O से हमने r दूरी पर कोई एक अलग पॉइंट मान लेते हैं। यह हमने पॉइंट P मान लिया। इस पर हमें क्या करना है, E1 हो जाएगा और ये E2 हो जाएगा।
ये जो दूरी है ये हो जाएगी L और ये भी हो जाएगी L, क्योंकि टोटल दूरी अब 2L है तो उसको हम आधा करेंगे, क्योंकि जो बिंदु O है बिल्कुल इसके मध्य बिंदु में रखा हुआ है तो ये क्या करेगा, ये आधी आधी डिवाइड कर देगा। तो पहले हम चित्र को समझ लेते हैं। चित्र में हमें लिखना है, हमें दिखाई दे रहा है कि बिंदु A और B दो बिंदु आवेशों से मिलकर बने हैं, एक तो -q आवेश और एक +q आवेश है। तो हमें लिखना है माना -q +q दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित हैं और एक ऐसे माध्यम में स्थित हैं जिसका परावैद्युतांक k है। और परावैद्युतांक मैंने आपको पहले बताया था कि वहाँ पर वायु नहीं है, कोई भी माध्यम हो सकता है। एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु बिल्कुल बीचों बीच है, मध्य बिंदु O से r दूरी पर, ये r है, r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन लिखने के बाद हम इसका चित्र बना लेंगे और चित्र के बाद हम लिखेंगे माना -q आवेश से बिंदु P तक की दूरी, यानी इस वाले आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी है। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, -q आवेश से हम +P तक की जब दूरी निकालेंगे तो बिंदु O से P तक की दूरी कितनी है, r में को अगर हम ये वाली दूरी और जोड़ दें तो ये बन जाएगी -q आवेश से प्लस बिंदु P तक की दूरी। तो ये हो जाएगा r + L, ये हो जाएगी। इसके बाद +q आवेश से बिंदु P तक की दूरी। अब +q आवेश एरिया और बिंदु P ये एरिया, हमें इन दोनों की बीच की दूरी निकालनी है। तो इसे कैसे निकालेंगे, टोटल दूरी हमारे पास कितनी है r। अगर हम r में से ये वाली दूरी माइनस कर दें, यानी कि l को माइनस कर दें तो यहाँ बचेगा r - l। तो ये हो जाएगी इसकी बीच की दूरी r - l। तो हमने इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी बिंदु P से निकाल ली। अब इसके बाद हम लिखेंगे -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E1 बराबर, हमने ये फॉर्मूला जिसे सिद्ध करा था, फॉर्मूला क्या था वो, E बराबर 1/4 पाई ε0 K इंटू Q/r²। हमने ये वाला फॉर्मूला भी सिद्ध करा था, तो हम इस वाले फॉर्मूले बस ये वाले मान लगा देंगे। r के स्थान पर ये वाली दूरी लेंगे क्योंकि हम -q आवेश ले रहे हैं। -q आवेश की जो दूरी है वो कितनी है, r + l। हम इसे मान लगा देंगे, हो जाएगा 1/4 पाई ε0 K इंटू Q/r+l²। यहाँ पर हमने -q आवेश लिया है, मगर हमें माइनस नहीं लगाना, यहाँ पर हम प्लस ही लगाएंगे। इसके बाद ये -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई है। इसके बाद हम लिखेंगे +q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगी E2 बराबर, इसे हमने E1 मान लिया, इसे हमने E2 मानेंगे। तो E2 बराबर 1/4 पाई ε0 K इंटू Q/ दूरी कितनी है, r - l, तो r - l का होल स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम, ये हो जाएगी न्यूटन प्रति कूलम। तो हमने क्या करा, -q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकाल ली, +q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे। अब हम निकालेंगे इन दोनों की परिणामी तीव्रता।
परिणामी तीव्रता E बराबर E2 माइनस E1। E2 में से E1 को माइनस कर देंगे। अब हम इनके मान लगाएंगे तो E बराबर E2 का मान है 1/4 एप्सिलॉन 0 K इंटू Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस ये वाला मान लगा देंगे E1 का 1/4 एप्सिलॉन 0 K इंटू Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि जो पद कॉमन निकल रहे हैं उन्हें हम कॉमन निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 K और Q, ये पद कॉमन निकल जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ये पद बचेंगे। इसके बाद हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा Q बटे 4 एप्सिलॉन 0 K इंटू इसकी इसमें गुणा कर देंगे, इस वाले पद की इधर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने इसका एलसीएम ले लिया। इसके बाद हम इसका ही फॉर्मूला खोलेंगे, इसका ही फॉर्मूला खोलेंगे तो Q बटे 4 एप्सिलॉन 0 K इंटू फॉर्मूला खोलेंगे तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी खोलेंगे और माइनस इसके चिन्ह भी बदलेंगे तो माइनस के R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये वाला पद आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों पद जुड़ के हो जाएंगे 4। तो Q अपॉन 4 एप्सिलॉन 0 K इंटू 4RL बटे R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर। इसके बाद हम इसको लिख लेंगे E बराबर Q बटे 4 एप्सिलॉन 0 K इंटू इस 4 को हम तोड़ लेंगे और 4 को हम लिख सकते हैं 2R, यहाँ पर 1 लिख लेते हैं 2R इंटू 2QL अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर ये 4 था तो हमने 4 को 2 जगह तोड़ लिया, 2 और 2, इस Q को हमने L के साथ लिख लिया और जो R था R को हमने 2 के साथ लिख दिया क्योंकि P बराबर होता है 2QL। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का भी फॉर्मूला हमने सिद्ध करा था कि P बराबर होता है 2QL। तो P के स्थान पर हम यानी इस वाले पद के स्थान पर हम P लिख देंगे तो ये बन जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 K इंटू 2R इंटू में हो जाएगा P अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि L का मान R की तुलना में बहुत कम है, इसलिए L का मान 0 लेने पर या नगण्य लेने पर, L का मान 0 लेने पर, देखो चित्र में था ये टोटल दूरी थी वो 2L थी, ये वाली दूरी L थी और ये वाली दूरी L थी और यहाँ से जो दूरी थी वो R थी। यहाँ बिंदु हमारा P रखा हुआ था,
इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि L का मान R की तुलना में बहुत कम है। आप देख सकते हैं चित्र में कि R का मान, L का मान ये है और ये है, कुल मिलाकर ये है, और R का जो मान है वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि L का जो मान है वो बहुत कम है और R का मान क्या है, बड़ा है। इसलिए हम L का मान 0 ले सकते हैं या नगण्य ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू 2R इंटू पी अपॉन, जहाँ जहाँ L है वहाँ हम लगा देंगे 0। तो ये हो जाएगा R स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हम 0 लगाते तो 0 हम छोड़ देंगे, ऐसे ये वाला हम 0 छोड़ देंगे। ये हो जाएगा R स्क्वायर। एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू 2p अपॉन R की पावर 3। तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू 2p अपॉन R की पावर 3 इतने न्यूटन प्रति कूलम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फॉर्मूला हमें तब लगाना है जब वहाँ पर कोई परावैद्युतांक माध्यम दे रखा हो, यानी कि वहाँ पर K का मान दे रखा हो। अगर वहाँ पर K का मान नहीं दे रखा हो, यानी कि वहाँ पर निर्वात हो या वायु हो, तो हम क्या करेंगे, निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए हम K के स्थान पर 1 लगा देंगे, तो K बराबर 1। तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इस 1 को हम छोड़ देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2p अपॉन R की पावर 3 इतने न्यूटन प्रति कूलम। अगर वहाँ पर वायु है यानी कि K का मान नहीं दिया हुआ है तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जब आगे क्वेश्चन करेंगे इसका। अगर वहाँ पर K का मान दिया हुआ है यानी कि कोई परावैद्युतांक माध्यम है तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। इसका अगला नेक्स्ट टॉपिक है निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय नंबर 2, नंबर 1 अक्षीय स्थिति था और नंबर 2 निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति का चित्र बनेगा। यहाँ पर हमने -q आवेश मान लिया और ये +q आवेश हो जाएगा। यहाँ पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो जाएगा। इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो 2L हो जाएगी। यहाँ हमने कोई बिंदु मान लिया O, ये पॉइंट O हो जाएगा। अब पॉइंट O से ऊर्ध्वाधर दिशा में यानी कि ऊपर की दिशा में हमने कोई पॉइंट मान लिया यहाँ पर P। अब इस वाले पॉइंट को हम इससे मिला देंगे और इस वाले को हम इससे मिला देंगे, यानी कि एक ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल बनाने के बाद यहाँ पर हमने इसकी जो बीच की दूरी है वो हमने R मान ली, ये वाली दूरी है वो टोटल R होगी। अब इस चित्र को अगर हम, ये वाला कोण 90 डिग्री का बनेगा क्योंकि बिल्कुल क्या है, एक सीधा लंब बना हुआ है। अब इस चित्र को हम इस टाइप से बना सकते हैं क्योंकि एक लाइन तो जाएगी ऊपर को इस तरह से और एक जाएगी इधर इस तरह से और एक नीचे को ये हो जाएगी। ये हो जाएगा E1 और ये हो जाएगा E2। यहाँ हमने कोई एंगल मान लिया, थीटा हो जाएगा। अब इस चित्र को अगर हम दूसरी साइड में बनाते हैं तो ये बन जाएगा इस तरह से, इसको हम मिटा सकते हैं इस तरह से। यहाँ हो जाएगा E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा। यहाँ पर परिणामी तीव्रता के लिए E बराबर E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा, यहाँ इसकी हो जाएगी परिणामी तीव्रता। यहाँ हमने थीटा मान लिया और ये हो जाएगा E2।
ये भी यहाँ पर E2 हो जाएगा। तो ये निर्देशित स्थिति का चित्र है। चित्र बनाने से पहले हम इसकी थ्योरी लिखेंगे। थ्योरी कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। माना -q + q, माना -q + q दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2l, देखो 2l है, एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित हैं और एक ऐसे माध्यम में स्थित हैं जिसका परावैद्युतांक k है। परावैद्युतांक k है। द्विध्रुव, ये द्विध्रुव है क्योंकि माइनस आवेश है, प्लस आवेश है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से ऊर्ध्वाधर दिशा में, ये ऊर्ध्वाधर दिशा होगी, ऊर्ध्वाधर दिशा में r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों चित्रों को बना लेंगे। और जब हम चित्र बना लेंगे तो ये दूरी कितनी आएगी L और ये भी हो जाएगी L, क्योंकि टोटल दूरी 2L है तो ये आधी हो जाएगी L और ये भी हो जाएगी L। तो ये दूरी कैसा होगी, ये दूरी कितनी होगी और ये वाली दूरी कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर POA जो त्रिभुज है, POA एक समकोण त्रिभुज है और जब समकोण त्रिभुज है तो यहाँ हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार तो हो गया हमारे पास L स्क्वायर और लंब हो जाएगा R स्क्वायर और इधर हमारे पास कर्ण स्क्वायर। तो जब हम इसका वर्ग घटाएंगे तो इधर जाएगा रूट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये वाली दूरी निकल आएगी, वो आएगी अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ऐसी ही वाली दूरी होगी अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। चित्र बनाने के बाद हम लिखेंगे माना -q आवेश से बिंदु P तक, यानी बिंदु P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगी। -q आवेश से वाली दूरी निकल जाएगी, प्लस q आवेश से निकालेंगे तो बिल्कुल ये भी दूरी बराबरी है, तो आएगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, या L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे -q आवेश, इस वाले आवेश के कारण बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो -q आवेश से बिंदु P पर तीव्रता, तो E1 लिख लेंगे। E1 बराबर फॉर्मूला वही है जो भी हमने लिखा था, E बराबर 1/4 पाई ε0 K × Q/R स्क्वायर। बस हमें R के स्थान पर ये वाला मान लगाना है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई ε0 K × Q/R, और R के स्थान पर ये वाला मान लगाएंगे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर करने पर ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा E1 बराबर 1/4 पाई ε0 K × Q/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, न्यूटन प्रति कूलम। ये हो गया -q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। अब हम निकालेंगे +q आवेश से बिंदु P पर तीव्रता। +q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई ε0 K ×
क्यू बटे उसके बीच की दूरी भी अंडर रूट में ही थी, तो ये बिल्कुल यही निकल कर आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हो जाएगा E2 का मान न्यूटन प्रति कूलाम। अब इसके बाद हम लिखेंगे इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर E1 साइन थीटा है और यहाँ पर E2 साइन थीटा है। अब E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा बराबर हैं, लेकिन आपस में क्या है, विपरीत दिशा में है और ऊर्ध्वाधर दिशा में। विपरीत दिशा में होने के कारण ये क्या है, आपस में निरस्त हो जाएंगे, मतलब कैंसिल हो जाएंगे। जब निरस्त हो जाएंगे तो क्षैतिज दिशा में, ये क्षैतिज दिशा है, यहाँ पर क्या लिखा होता है E2 बराबर E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। तो क्षैतिज दिशा में जो तीव्रताएं हैं वो क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगी। तो इसके बाद हम लिखेंगे चूंकि E1 साइन थीटा कोमा E2 साइन थीटा आपस में बराबर परंतु विपरीत दिशाओं में होने के कारण आपस में निरस्त हो जाएंगी तथा क्षैतिज दिशा में तीव्रताएं E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा आपस में जुड़ जाएंगी। तो हम लिखेंगे E बराबर E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। E बराबर E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। अब हम E1 का मान लगा देंगे। E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इंटू आ जाएगा यहाँ पर कोस थीटा प्लस ऐसे हम E2 का मान लगा देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा कोस थीटा। अब दोनों पद के आपस में बराबर बराबर जुड़ के हो जाएंगे डबल, तो हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू ये हो जाएंगे 2Q कोस थीटा बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दोनों को हमने जोड़ दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और चित्र में आधार कितना था इसका L और कर्ण के निकल आया था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार था L और कर्ण था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये कोस थीटा का मान हम इस वाले कोस के स्थान पर लगा देंगे। तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू 2Q कोस की जगह ये वाला मान लगाएंगे तो हो जाएगा L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और पूरे के बटे में रहेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसके बाद ये वाली संख्या पलटकर इसके गुणा में पहुंच जाएगी, तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू 2QL अपॉन ये संख्या इस गुणा पहुंच जाएगी, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इंटू में अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिख लो या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख लो, दोनों संख्या बराबर बराबर हैं तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी आपस में। तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू, अब चूंकि P बराबर होता है 2QL तो 2QL के स्थान पर हम P लगा देंगे, तो ये बन जाएगा P बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर, इस पर एक घात है और इस पर 1/2 घात है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 3/2 यानी कि 1.5 घात। अब इसके बाद चूंकि हमें चित्र में दिखाई दे रहा है कि L का जो मान है वो क्या है, R की तुलना में बहुत कम है, तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि L का मान R की तुलना में बहुत कम है। L का मान R की तुलना में बहुत कम है, इसीलिए
एल का मान नगण्य लेने पर या जीरो लेने पर, हम यहाँ पर नगण्य लिख सकते हैं या जीरो लेने पर भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, एल के स्थान पर जीरो लगा देंगे तो ये बन जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल के स्थान पर जीरो लगा देंगे तो ये जीरो बन जाएगा, जीरो हम छोड़ सकते हैं तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू पी अपॉन आर की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम। ये है निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब वहां पर कोई परावैद्युतांक माध्यम दिया होगा। यदि यहां हम लिख सकते हैं वायु अथवा निर्वात के लिए के स्थान पर हम 1 लगा देंगे। जब के स्थान पर 1 लगा देंगे तो ये हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के जब हम 1 लगा देंगे तो ये बन जाएगा पी अपॉन आर की पावर 3, इतने न्यूटन प्रति कूलम। अगर कोई परावैद्युतांक माध्यम होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर वहां पर कोई परावैद्युतांक माध्यम नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अंक प्रश्नों में इस्तेमाल करेंगे। अब ये निरक्षीय स्थिति वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सन 2020 के एग्जाम में पूछा गया था और आगे भी एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ से आगे के टॉपिक में आपको पार्ट 3 में कराऊंगा।